हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने स्टार्ट कर दिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसमें आपको मैंने परागकण वगैरह की पहले संरचना बताने के बाद में इसकी संरचना बता दी थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुरु बीजाणुधानी, या उसको बोलते हैं बीजाण, इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, और अगर हम देखते हैं बीजांड तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम टिपिकल है तो आपको उसी हिसाब से याद करने पड़ेंगे। देखो, हिंदी में अगर गुरु आता है तो हम ये मान के चलो कि फीमेल है, और अगर लघु आता है तो हम ये मानते हैं मेल है। और उसका मेन कारण भी ये अगर हम संरचना देखें तो परागकण या जो भी है वो मेल से संबंधित वो चीज कैसी है, आकार में छोटी है, तो इसलिए हम उसको लघु बोल देते हैं, या माइक्रो, इंग्लिश में माइक्रो बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो गुरु यानी कि बड़ा है, और अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो मेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर माइक्रो से संबंधित कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब मेल से संबंधित है, और अगर मेगा है तो इसका मतलब फीमेल से संबंधित। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरोफिल, या फिर अगर बीजांड कहते हैं तो वो होता है ओव्यूल। अब यहाँ पे देखो, कल अपन ने संरचना देखी थी, उसमें अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है अंडक, ठीक है। तो उसी तरह से ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। और ये जो संरचना है, इस संरचना में अगर एक अलग से अपन अंडक की संरचना देखें तो यहाँ पर आपको, यहाँ देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, और इस डायग्राम में आप अलग अलग चीज को देख सकते हो। तो जैसे आपके बुक में दिया हुआ है एक प्रारूपी प्रतीप बीजांड, ठीक है। और ये प्रतीप जो बीजांड है, अभी जब आप बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे तो हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर वैसे जो है आपको बीजांड या जो है ओव्यूल, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जाति के अनुसार। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो कौन सा होता है हमारा प्रतीप, ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं इसको। अब देखो, यहाँ पे ये जो संरचना है, इस संरचना में जो है स्ट्रक्चर थोड़ी उल्टी है, आपके बुक में हो सकता है सीधी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ एक आपको डंडी जैसी या वो दिखाई दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं बीजांड व्रंथ, ठीक है। यानी कि इसकी सहायता से ये अंडाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है, जैसे हम फ्यूनिकल भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में फ्यूनिकल के बाद में एक स्टार्टिंग में एक और आपको दिखाई दे रहा है हाइलम। हाइलम क्या होता है, जहां पर आपको ये दोनों जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो जॉइंट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। उसके बाद में फिर अगर हम देखें तो इसमें दोनों तरफ, या आप ये मान के लिए चारों तरफ दो आवरण पाए जाते हैं। इन आवरण को हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। बाहर वाले को एक्सटर्नल और अंदर वाले को इंटरनल। तो दो इसमें आवरण पाए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ आपको एक ओवल शेप दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक, अगर इंग्लिश में हम कहते हैं तो एम्ब्रियो सैक। और इसकी स्ट्रक्चर भी आपके आगे डिटेल में आएगी। तो अभी जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर आती है तब तो आपको इसको एक ओवल शेप में बनाना है, लेकिन अगर एम्ब्रियो सैक की अलग स्ट्रक्चर आएगी तब अपन उसको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर बीच के अंदर एक ओवल स्ट्रक्चर है जिसे भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब देखो, उसके जहां पर हाइलम या फ्यूनिकल है वहां पे एक छेद पाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। और यहीं से जो है पोलन ट्यूब एंटर करती है निषेचन के समय, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो, जो माइक्रोपाइल है यानी बीजांड द्वार है, उसके बिल्कुल अपोजिट। अब जैसे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में माइक्रोपाइल ऊपर है तो बीजांड नीचे। तो इस तरीके से जो है आप ऊपर नीचे की जगह आप इसको बोलोगे कि बीजांड द्वार के जो विपरीत भाग होता है, उस विपरीत भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग या चलाचा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी ऊतक हैं या इसकी पूरी जो बॉडी है
उस बॉडी को हम बोलते हैं बीजांड काय या न्यूक्लियस। तो ये तो कुछ संरचनाएं हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप जो है, जब आप ओव्यूल की स्ट्रक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 नंबर का केवल डायग्राम ही आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपको समझानी है। सबसे पहले आपको बीजांड व्रंथ यानी किससे लगा हुआ है, फिर इसके ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं, फिर अंदर जो संरचना उसे क्या कहते हैं, फिर इसमें जो छेद है जैसे माइक्रोपाइलैंड या बीजांड द्वार कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हालांकि आपके इसमें नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली तो आपको केवल 2 ही आवरण मिलेंगे, अध्यावरण मिलेंगे, लेकिन एक हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल है लीची। लीची आप लोगों ने खाई होगी, उसमें 2 की जगह 3 अध्यावरण पाए जाते हैं जो अपन खाने, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, नीट में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो लीची में खाने वाला भाग है जो व्हाइट कलर का थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, तो वो जो खाते हैं वो एक्चुअली हम फल का कौन सा भाग खा रहे हैं, जो कि ओव्यूल या अंडाशय का जो तीसरा अध्यावरण होता है वो हम खाने में काम में लेते हैं, और इस भाग को हम बोलते हैं एरिल। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके एक एग्जाम्पल लिख लेना कि ये एक तरह का एक्सेप्शन है जिसमें 2 की जगह 3 अध्यावरण पाए जाते हैं लीची में, और तीसरा जो अध्यावरण है उसको हम गूदेदार हो जाता है, जिसको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट है हमारे पास में गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि जैसे अपन ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था यानी लघु बीजाणु का बनना, ऐसे यहाँ गुरु बीजाणु जनन जो बनता है उस क्रिया को जनन, फिर बार बार इसीलिए बताती हूँ कि यहाँ जनन का मतलब फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं है, यहाँ पर जनन का मतलब है निर्माण होना या फॉर्मेशन होता। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो आप सिंपल सा कहोगे कि गुरु बीजाणु का बनना, गुरु बीजाणु जनन या फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे जैसे माइक्रो में अपन ने पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पर भी जब अंडाशय बनता है तो उस समय कोई एक कोशिका है वो आकार में बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद में उस जो कोशिका है उस कोशिका को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। और ये जो सेल है, अब यहाँ मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ, ये आकार में बढ़ती है, बढ़ने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से आपको वैसे पता है कि 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो यहाँ पर भी 4 कोशिकाएं बनेंगी, और इन 4 कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु, ठीक है, या मेगा स्पोर्स। लेकिन ये जो मेगा स्पोर्स हैं, ये मेगा स्पोर में से केवल एक ही वृद्धि करती है, बाकी 3 क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और केवल एक ही वृद्धि करती है। और एक ही वृद्धि करने के बाद में इसी में लगातार, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एक आकार में बड़ी होगी जिसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी, इन कोशिकाओं को बोलेंगे गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर्स। इन 4 में से कोई 3 जो है वो नष्ट हो जाएंगी, केवल एक ही गुरु बीजाणु या केवल एक ही मेगा स्पोर है वो डेवलप होगा, विकसित होगा, और यही बनाएगा आगे जाके भ्रूण कोश। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो कि जब वो बन जाता है तो उसमें लगातार, आप डायग्राम्स में देखते चलो कि जो मेगा स्पोर है उस मेगा स्पोर में लगातार 3 विभाजन होते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री पहले हो चुका है, म्योसिस पहले हो चुका है, जिससे 1 से 4 बनी थी, यानी कि गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हो चुके थे। तो यहाँ पर अब जो भी विभाजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस या समसूत्री। तो लगातार 3 विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन, और एक ही मेगास्पोर में जब 3 होंगे तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, तो 8 यहाँ पर क्या बनेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे, किसके अंदर, मेगास्पोर के अंदर। तो ये जो है
कभी कभी पूछा भी जाता है कि मेगास्पोर में कितने केंद्रक के वो होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। 8 यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं और थोड़ी देर बाद ये 8 जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे अपनी स्थिति लेते हैं। 3 चले जाते हैं बीजांड द्वार की तरफ यानी कि माइक्रोपाइल एंड पे, 3 चले जाते हैं चलाजल एंड पे यानी निभाग पर, और 2 रह जाते हैं बीच में। और अब यहाँ पे देखना कि जो नीचे 3 गए वो 3 कोशिकाएं बन जाएंगे, ऊपर जो गए हैं निभाग की तरफ वो भी 3 कोशिकाएं बन जाएंगी, लेकिन बीच में जो 2 केंद्रक गए वो केवल एक ही कोशिका बनती है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो जो भ्रूण कोश है वो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स होती है, यानी कि जो बीच वाली सेल है उसमें एक सेल में 2 यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या केंद्रक कोशिका, सेंट्रल कोशिका या द्विध्रुवीय कोशिका, बहुत सारे इसमें नाम है, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि इसमें एक कोशिका होती है लेकिन 2 इसमें केंद्रक होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा भ्रूण कोश है वो 8 न्यूक्लियर एंड 7 सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसको डायग्राम भी इसका आता है भ्रूण कोश का। फिर यहाँ पे देखो आपके बुक में सारे डायग्राम भी दिए हुए हैं कि किस तरह से ये निर्माण यहाँ पर होती है। अब यहाँ पे देखो जब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है तो निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाएं 3 कोशिकाएं, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। फिर उसके बाद में बीजांड द्वार की तरफ जो होती हैं 3 कोशिकाएं, उन्हें हम बोलते हैं अंड उपकरण या एग एपरेटस। ऊपर वाली जो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी वो तीनों एक जैसी होती है, तो वहां हमने उसका विभाजन नहीं किया, लेकिन बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनमें से एक बड़ी होती है और 2 उसमें छोटी होती हैं। तो जो बड़ी वाली होती है उसे तो हम बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका, और 2 उसके पास में होती हैं उसे हम बोलते हैं सहायक कोशिका या एसेसरी सेल्स। फिर उसके बाद में बीच में अभी मैंने आपको बता ही दिया सेंट्रल कोशिका होती है जिसमें एक कोशिका है, लेकिन जो न्यूक्लियस की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरीके से ये संरचना आपकी किसकी कहलाती है, ये संरचना है भ्रूण कोश की। ठीक है, तो आज मैं इसमें आपको इतना ही करा रही हूँ। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब दोनों चीज बन गई, नर युग्मक भी बन गया, मादा युग्मक भी बन गया, तो अब जो नेक्स्ट क्रिया आती है वो क्रिया क्या आती है, परागण क्रिया, पॉलिनेशन। यानी कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपसे और थोड़ा हिंदी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक तो है परागण और एक होता है परागकण। तो ध्यान रखना, परागकण नर युग्मक का नाम है और परागण क्रिया का नाम है जिसमें कि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें कि और अधिकतर मेली जो है वो क्योंकि हल्का होता है और उसको गमनशील भी होता है, उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसके कारण वो आसानी से पहुंच जाता है। तो ये जो क्रिया है इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण क्रिया या पॉलिनेशन, जिसमें ट्रांसफर होता है किसका, नर युग्मक का। अब देखो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अलग अलग वैरायटी या अलग अलग लक्षणों की उसमें प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखो अगर हम परागण क्रिया को देखें तो यहाँ पे ये जो है इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। कई जगह आपको 2 ही मिलेगी। तो इसमें जो पहला वाला है, हालांकि पहले जो अपन कहते थे कि स्वनिषेचन और परनिषेचन, लेकिन स्वनिषेचन के भी 2 भाग यहाँ पे बांटे गए। तो इसलिए आपके एनसीईआरटी में पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। यानी कि अभी देखो मैं आपको ये यहाँ डिफरेंस बता रही हूँ कि एक प्लांट है
और उसी प्लांट का एक फ्लावर है जिसके पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की अगर स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ये थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस पहले ही बता दे रही हूँ। और जो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सयुग्मन, और उसी तरीके से हमारे पास में दूसरा एक और है जिसे हम बोलते हैं सजात पुष्पी। ठीक है, अब यहाँ पर और उसमें क्या अंतर है कि उसमें फ्लावर एक ही है, प्लांट तो एक है ही, लेकिन फ्लावर भी एक ही है, उसी के पोलन ग्रेन उसी पे जा रहे हैं। जबकि सजात में क्या है, प्लांट एक है लेकिन फ्लावर दूसरे पे वो जाता है। एक ही प्लांट है लेकिन दूसरे फ्लावर पे अगर वो चला जाता है पोलन ग्रेन तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजात। तो ये हमारे पास में दो यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन जिसे आपने पढ़ा होगा उसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल और आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, कोमेलाइना। कोमेलाइना क्या है कि अब जैसे मान लो कि पहले तो हमने कह दिया कि उसी के पोलन ग्रेन उसी पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होने के लिए इसमें कुछ जो है अडेप्टेशन, अनुकूलताएं पाई जानी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तब ये क्रिया होगी। दूसरी हमारे पास में जो अनुकूलन है उसमें क्या है, बाइसेक्सुअल के साथ दोनों जो ऑर्गन है वो एक ही समय पर परिपक्व होना चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता। अब जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें फीमेल पहले डेवलप हो गई, मेल बाद में, तो वो उस स्थिति में जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये हो गया। अब सबसे पहले तो जो पुष्प है वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। फिर उसमें जो दोनों लिंग हैं वो एक साथ ही परिपक्व होने चाहिए, तो ये है। और तीसरा यहाँ पे इसलिए मैंने आपको एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जाम्पल अलग से दिया हुआ है जो कि है कोमेलाइना। कोमेलाइना जो प्लांट है उसमें देखो आप दो तरीके के फ्लावर खिल रहे हैं, एक जमीन के ऊपर एक जमीन के नीचे। जो ऊपर वाला है वो नॉर्मल जो और फ्लावर्स होते हैं उनके जैसे ही होता है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण या स्व परागण दोनों ही हो सकता है। जबकि जो नीचे है जमीन के अंदर होता है जिसे हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं या अनुन्मिल्ली यहाँ लिखा हुआ है, वो आपका जो फूल है वो हर समय क्या रहता है, बंद रहता है। तो उसमें 100% क्या होता है, ऑटोगेमी पाई जाती है, यानी कि स्वयुग्मन पाया जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये कई बार आता भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो सजातक वाला मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें एक ही पौधा है लेकिन पुष्प अलग अलग हैं। और यहाँ पर अगर आप एक और डिफरेंस देखो तो सहयुग्मक और सजात में माध्यम, उसमें पहले वाले में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की या एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा वाला है सजात पुष्पीय, उसमें हमें एजेंट की या माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूसरे पुष्प पे जाना है तो हवा भी उसको ले जा सकती है, कीट भी ले जा सकता है और कोई भी ले जा सकता है। तो इसे हम जो है एक डिफरेंस इसमें और मानते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा है वो कौन सा है, पर निषेचन या क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन है तो इसमें प्लांट भी दूसरा होगा, फ्लावर तो हो गई दूसरा। तो जब एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू अदर फ्लावर, ठीक है, और स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए भी हमारे पास में कुछ अनुकूलताएं होती हैं, जो अडेप्टेशन होता है। जैसे वहां हमने बाइसेक्सुअल किया था, द्विलिंगी का था, तो यहाँ पे फ्लावर को कैसा होना चाहिए, एक लिंगी, यानी एक लिंगी होगा तो 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए द्विलिंगी फ्लावर है भी लेकिन दोनों ऑर्गन अगर एक टाइम में डेवलप नहीं होते हैं तो इसे हम बोलते हैं विषम काल पक्वता। तो उस स्थिति में भी जो है एक ऑर्गन यानी कि हेट्रोगेमी है
कि एक फीमेल डेवलप हो गया तो मेल डेवलप नहीं हुआ, मेल डेवलप हो गया तो फीमेल डेवलप नहीं हुआ। तो ये जो अडेप्टेशन है उससे भी जो क्या होगा 100% क्रॉस पोलिनेशन होगा। कुछ फ्लावर्स हमारे पास अभी आपके इसमें नहीं, वैसे आप देख लो एक होता है जिसमें कि हीट्रोफिली, या आप ये मान के चलो कि जो स्टेमन है उसकी फिलामेंट कम लंबा है और इसकी ओवरी की ज्यादा है, तो लंबाई में भी डिफरेंस होता है, तब भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पे आज मैं इतना ही करा रही हूँ, फिर अपन कल जो परागण क्रिया है उसमें कौन कौन से माध्यम का अपन उपयोग कर सकते हैं ये होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।